अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था। वालेकुम सलाम। हाँ जी, तो क्या वो हो गया था इसका सवाल? चलें जी, तो एक एक करके रीड करते हैं इसको। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा ओके, यानी तकरीबन आपकी चेकिंग भी शुरू हो चुकी थी ग्रुप के ऊपर। सही है, तकरीबन को मिल चुका था और कुछ का बाकी था, तो अभी हम देख लेते हैं उसको। सही है, डिस्कशन कर लेते हैं। चलें, मैंने ये कहा सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, Here you are the audit manager at KPMG Chartered Accountants responsible for conducting the audit of HCAR Limited as of 31 दिसंबर 2024। आप इस फर्म में काम कर रहे हैं एज एन ऑडिटर। चलें जी, बिल्कुल बना देते हैं समीर भाई। HCAR business involve manufacturing vehicle which are distributed through two primary sales channels: sales to authorized vendors who receive a commission based on the fair value of the cars sold, डायरेक्ट सेल्स टू द कंज्यूमर्स, यानी या तो मैं कुछ ऑब्वियसली अपने ऑथोराइज वेंडर्स के जरिए बेचता हूं या डायरेक्टली कंपनी से भी बेचा करता हूं। तो दो तरीके के मोड्स है मेरे, ऐसा ही है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर HCAR increased the production of electronic cars due to rapid changing consumer preferences. The sales of HCAR older fuel based models have, as customers are showing stronger preferences for कहने का मतलब यह है कि stronger preferences आ रही हैं for electric vehicles। अच्छा, additionally the parts used in manufacturing vehicle including both electronic and fuel based models are imported from. Furthermore, the manufacturing of the older fuel based models was based on the average sales data from the previous year। अब यहां पे अगर मैं इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करूं तो मुझे अपेरेंटली क्लियर कट ये दिख रहा है सिचुएशन के अंदर कि इन्होंने जो इस साल मैन्युफैक्चरिंग की है नॉर्मल कार्स की, वो कर ली है इस चीज को देखते हुए कि लास्ट ईयर कितनी सेल्स हुई थी नॉर्मल कार्स की, जो कि गलत है। मेरे ख्याल से इन्होंने ओवर मैन्युफैक्चरिंग कर ली है और हो सकता है कि ये इन्वेंट्री ना बिके। रीजन क्या ना बिकने का? ऑब्सोलीट हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल आपका जो अटेंशन है, आपका जो फोकस है, आपका जो स्विच है, वो कहां जा चुका है? इलेक्ट्रिक कार पे। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहां पे एनआरवी लॉस का रिस्क लिखा था? वेरी गुड। और एनआरवी लॉस का रिस्क आपने इस तरह लिखा होगा, मैं खाली अंग्रेजी रीड कर देता हूं। सिंस consumer preferences has been changed from the fuel based car to electronic cars and the management has produced the excess units of the cars, there is a risk that appropriate NRV loss might not have been recorded। क्या इसी फ्रीक्वेंसी में लिखा था? आपने बताना यही है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या हो गई है, चेंज हो गई है। देखो, अगर यही माल मैंने अपनी इन्वेंट्री में नहीं रखा हुआ होता ना, दैट वुड हैव मेक सेंस कि नहीं रखा हुआ तो कोई रिस्क भी नहीं है। यहां पे तो उल्टा ये कह रहा है कि मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग की है होशियारी करके, वो किस बेस पे की है? लास्ट ईयर। जबकि आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए फोरकास्ट को देखकर कि आगे आप कितना परसीव करते हैं कि कितना माल बिकेगा। तो इसने हिस्टोरिक बेस पे की है, फ्यूचर बेस पे की है? हिस्टोरिक। तो सर हमें यह बात समझ आती है कि इस सिचुएशन के अंदर एनआरवी लॉस है ड्यू टू स्विच ऑफ कस्टमर प्रेफरेंसेस। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, रीड आपको पूरा कर दिया था मैंने। चलें, ये बात हो गई, समझ आती है। अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल। देयर इज अ रिस्क दैट इन्वेंट्री माइट नॉट हैव बीन कैरीड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अच्छा, अब एक एक करके सफा कह रही है यहाँ पे कि सर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर इंपोर्ट कोटा लगाएंगे फ्यूचर में तो कंपनी फ्रॉडुलेंटली ये शो नहीं करेगी कि अब से इनको इंपोर्ट्स विद इन कोटा है तो फ्यूचर में नहीं। क्या ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? नहीं, इससे कोई फ्रॉड की चीज एलिवेट, सीधा हिसाब किताब है। अच्छा आगे चलते हैं। मिस क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स का रिस्क होगा। मिस क्लासिफिकेशन क्यों होगा? नहीं तो फिर नहीं, तो वो जो कमीशन बेस करती है, एग्जाम्पल है, तो मिस क्लासिफिकेशन तो यहाँ नहीं आएगा। रीजन है, एक बंदा है सामने वाला जो कार बेच रहा है,
तो डिस्ट्रीब्यूटर की सेल्स तो अलग आ रही होगी ना मेरे पास, मिक्स करके वो क्या ही कर लेगा, मतलब कोई इंसेंटिव बताओ, कहने का मतलब ये है ना कि इंसेंटिव, तो वो तो कमीशन अपनी कैलकुलेशन पे देगा या उसके बेचने पे देगा। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मैं करता हूँ ना इजी पैसा का ऑडिट, तो आप किसी दुकान पे जाते हैं तो वो इजी पैसा की ट्रांजैक्शंस कर रहा होता है, पैसे डिपॉजिट भी कराते हैं आप, पैसे लेते भी हैं आप उससे, इन कैश भी कराते हैं ना, बैंक वाला काम कर रहा होता है रिटेलर, तो जो बैंक वाला काम कर रहा होता है रिटेलर उसको कमीशन मिलता है। जो इजी पैसा बैंक है जिसका मैं ऑडिटर हूं, वो छुपाएगा कैसे इसको, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो उसकी ऐप से हो रही है ना, मुझे पता है कि कितनी ऐप पे कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, अगर उसने एक दिन में 50,000 की ट्रांजैक्शन की तो 50,000 रुपये एक कमीशन है उसका, तो पूरे महीने में अगर उसने 5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की है तो 5 लाख पे कमीशन है उसका। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो तो ट्रैकेबल है ना, एक चीज ट्रैक ना हो सके तो मैं छुपा दूं, जब मैं ऑडिट भी करने जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, भाई कमीशन बेल सेल्स कितनी है, तो उसको कोई इंसेंटिव नहीं है छुपाने का। कहने का मतलब ये, देखो बंदा गलती कब करेगा या ये टोपी ड्रामे कब करेगा, जब उसके पास क्या हो, इंसेंटिव हो। आप कह रहे हैं कि मैं ये यूं करूंगा कि मैं उसको कमीशन ना दे पाऊं, भाई कमीशन तो उसके एक्चुअल डेटा पे देना है ना। आप वो बोलेगा आप सेल्स कुछ भी रिपोर्ट करें, मेरे पास डेटा मौजूद है कि मैंने 50 कार्स बेची हैं तो आप मुझे 50 कार पे कमीशन देंगे, 40 कार बेची हैं तो आप प्रेजेंटेशन कुछ भी कर लें, उससे असल कमीशन तो चेंज नहीं होता ना। अगेन पूछता हूं, इससे इदारे का क्या फायदा है, कुछ भी नहीं, फायदा तो कुछ भी नहीं है ना इदारे का। कमीशन क्या उसकी रिपोर्टेड फिगर पे देना या एक्चुअल सेल्स पे देना है, वो तो उसकी तरफ से आएगा ना कि भाई आपने मुझे इतने 50 यूनिट दिए थे, मैंने 40 यूनिट बेचे, मेरा कमीशन कितने यूनिट्स पे बनता है, 40 पे। तो वो बोलेगा आपकी क्लासिफिकेशन कुछ भी हो उससे मेरा तो गर्ज नहीं है ना। तो कहने का मतलब है इसमें कोई रिस्क छुपा हुआ नहीं था। क्लासिफिकेशन पे आगे सिखाता हूँ आज की क्लास में कि क्या रिस्क होते हैं। सर इम्पेयरमेंट का रिस्क हो सकता है ना, अभी एक एक करके आते हैं। सर इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू आ सकता है क्योंकि कमीशन फेयर वैल्यू पे लगता है ना, नहीं इनकरेक्ट फेयर वैल्यू के कैलकुलेट होती है यहाँ पे, या मार्केट वैल्यू है, तो यहाँ पे कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ तो नहीं है ये। तो अपनी तरफ से रिस्क नहीं लिखना है हमने। वो सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर की शो अभी एक एक करके देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इधर हसान कह रहे हैं सर वो सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर की शो नहीं करेगा पर डायरेक्ट अपनी ब्रांच से शो करेगा ताकि कमीशन को कम शो करेंगे। अगेन मैं ये कह रहा हूं यहां पे अंडर स्टेटमेंट ऑफ कमीशन का कोई रिस्क मतलब बनता है पर उसका एक तरीका अलग है। एक काम करो इसको इससे डिवाइड कराओ, 5% आता है। अच्छा ये हो गया कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। 1 मिनट, ये इससे डिवाइड करो, ये कितना बन रहा है 4%। अब एक चीज सुनने इसमें, बिफोर यू आस्क मी अ क्वेश्चन प्लीज सुनना। रिस्क तो यहीं से नजर आ रहा है कि अंडर स्टेटमेंट का है, क्यों? अच्छा एक बेवकूफ बच्चा देखेगा बोलेगा यार सेल्स भी इंक्रीज हो रही है कमीशन भी इंक्रीज हो रहा है, सही है? नहीं, परसेंटेज, क्योंकि आप 1000 यूनिट बेचो कमीशन 5%, 10 यूनिट बेचो कमीशन, परसेंटेज वाइज ये क्या होना चाहिए? एक वक्त आएगा आप क्लाइंट के पास जाओगे, क्लाइंट को आप बोलोगे जानी मुझे एक बात बताओ यार आपने कमीशन अपना अंडर स्टेट किया हुआ है। वो बोलेगा क्यों भाई? आप बोलोगे एज अ परसेंटेज वो कम हो गया है। जबकि अगर मैं एक बात कहूं, एक यूनिट 100 रुपए का है, मैंने 5% का कमीशन दिया, कितना आ गया? 5। मैंने 10 और यूनिट्स बेचे, ये कितना हो गया? इस पे 5% कितना आता है? 50। मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तब भी 5% आएगा। तो आप सेल जितना भी फेंकते रहो ऊपर, परसेंटेज वाइज वो क्या होगा? सेम होगा। पहले बताओ यहां तक बेसिक बात समझ आती है? ये हमने वैसे भी की हुई है पर मार्जिन के पर्सपेक्टिव से की थी, आज हम कमीशन के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। यहां तक एग्रीड है? आगे सुनो, मैं अगर क्लाइंट के पास गया और मैंने क्लाइंट को बोला कि यार जानिए तुम्हारा कमीशन मुझे लग रहा है अंडर स्टेटेड है क्योंकि तुम्हारी परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कम हो गई है, वो बोलेगा आप पहले मिक्स देखें। मिक्स किस चीज का? कि मैंने अपनी इस साल जो खुद की सेल्स है वो ज्यादा की है। अगेन ये जस्टिफाई कौन करेगा? मैनेजमेंट। जस्टिफाई कौन करेगा? मैनेजमेंट। पहले बताओ बात समझ आ रही है?
इस सवाल के अंदर मेरी मिस क्लासिफिकेशन का रिस्क है ही नहीं ना। देखो क्लासिफिकेशन एफएस के फेस पे देखी जाती है, पीछे उसने जनरल लेजर में अपने हिसाब किताब के लिए सेल्स को, डायरेक्ट सेल्स को, डिस्ट्रीब्यूटर सेल को अलग अलग लगाओ, मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरा वास्ता किससे है? एफएस में क्या आ रहा है, फाइनेंशियल्स में क्या आ रहा है। तो अगेन रिपीट करता हूं, यहां से रिस्क निकलता है कि मुझे कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कम होता हुआ दिख रहा है, जो कि आइडियली होना, क्योंकि सेल्स भी ऊपर जा रही है, अनलेस के वो मुझे प्रूफ दे कि मैंने जो इस साल सेल्स की है डायरेक्ट कंपनी से की है, उसका रेशियो नॉर्मल सेल्स के मुकाबले में इस साल ज्यादा हो गया है, इसलिए ये परसेंटेज, क्योंकि आप जब डिवाइड कर रहे हैं उसके अंदर वो सेल्स भी शामिल है जो कि रेगुलर है, डायरेक्ट है, तो उसका मिक्स अगर ज्यादा हो गया तो ये परसेंटेज क्या हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसी सेल है जिस पे ये परसेंटेज लगी ही नहीं है, वो ऐसी सेल है जिस पे ये परसेंटेज, मैं उसको पहले काम बोलूंगा सिंपल, आप वेंडर की सेल्स मुझे दें, उसका 5% लगाऊं या जो भी व्हाटसोएवर आता है वो इक्वल होना चाहिए। ये 5% बेसिकली एक्चुअल परसेंटेज ऑफ कमीशन नहीं है, ये एवरेज परसेंटेज ऑफ कमीशन है, जिस दोनों का मिक्स है। हालांकि मुझे एक बात पता है, मैं रेगुलर जो डायरेक्ट माल बेचता हूं उस पर कोई कमीशन अप्लाई है, पर मैंने एज अ परसेंटेज देख लिया कि 5% आता है, तो अगले साल तकरीबन इतना होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए कि सेल्स इंक्रीज हो रही है, इस एक्सपेक्टेशन में कि मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो ज्यादा बेचेंगे। पर अगर ये मुझे परसेंटेज कम होते हुए दिख रही है तो इसके दो रीजन है, या तो एक्सपेंस कम हुआ है या मिक्स चेंज हुआ है। दोनों चीजें तुम्हें कंफर्म कौन करेगा? मैनेजमेंट। तो हमने ये लिखना है कि कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, यहां पे लिखते हैं ना, हम लिख रहे हैं यहां पे कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हैज बीन डिक्रीज्ड फ्रॉम 5% to 4%. This indicates that there is a risk of understatement of commission expense. सही है जी, अंडरस्टेटमेंट ऑफ कमीशन एक्सपेंस, यानी हमने सिर्फ एक एनालिसिस किए, एनालाइज किए। अब रीड नहीं होगी जानी, एक मिनट रुक जाओ, अब लैग नहीं होगी, अब सही है, ये बता दो जानी, अब सही हो गई स्क्रीन? ओके, अब आप सही हो गई है मेरे ख्याल से, बच्चे कह रहे हैं अब सही हो गई है। ओके, आगे सुनिएगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ जल्दी से, यहाँ पे दो बातें, हम एक प्रैक्टिस कर रहे थे, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किया, उसमें अब तक के कितने रिस्क निकाले हमने? पहला एनआरवी लॉस। अच्छा, एनआरवी लॉस क्या ऐसे ही हवाओं में बात की या लॉजिक से बात की? लॉजिक क्या था? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी बना रहा हूँ, नॉर्मल व्हीकल भी बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो मुझे उसको इन्वेंट्री में रखना, दूसरी वाली को नहीं चाहिए। पर यहाँ पे इस बात से एविडेंस ये बात आती है सामने कि उसने अपनी जो प्रोडक्शन की है वो ना कि फोरकास्ट को देख के की हो बल्कि हिस्ट्री को देख के की है, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि मेरी इन्वेंट्री बिकने के काबिल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वाकई में, प्लीज सुनना, वाकई में ये एनआरवी लॉस होगा, पर क्या मेरा शक गलत है? नहीं। इसको चेक करने का तरीका क्या है? जो भी ईयर एंड के ऊपर मेरी इन्वेंट्री मौजूद है, मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा बताओ ये ईयर एंड के बाद कितने की बिकी। अगर वो ज्यादा की बिक रही है, कॉस्ट कम है, मैं बोलूंगा फेयर इनफ, कोई एनआरवी लॉस। पर हाँ, अगर आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, बिक ही नहीं रही है, मैंने बोला बताओ भाई ईयर एंड के बाद कितनी सेल हुई है, तो वो कह रहा है यार नहीं बिकी। मैंने कहा क्यों नहीं बिकी? वो बोला आपको पता तो है। क्या पता है? कि कस्टमर की प्रेफरेंस। तो हम क्या बोलेंगे, तो भाई बनाई क्यों थी, मैन्युफैक्चर क्यों की थी? तो हम ये कहेंगे कि जब आपने बनाई है तो उसको एनआरवी लॉस बुक करो, क्योंकि आपको बेचने के लिए इसकी प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है। तो कमीशन की बात की हमने और दूसरा एनआरवी की बात की। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमीशन का रिस्क लिखा था, एनआरवी का रिस्क लिखा था? दोनों लिखे थे। पक्की बात है। आइडिया मैच होना चाहिए था, आइडिया कन्वे होना चाहिए था। ओके, यहां पे भी लिखा हुआ है। अब दो तीन सवाल सुदेश लिखते हैं, प्लीज सुनना। लिटिगेशन, कंटिंजेंट लायबिलिटी, फाइन्स एंड अनडिस्क्लोज्ड पेनल्टीज, इन सब में क्या फर्क है? अच्छा भाई, वेरी गुड, वापस बताते हैं। इधर सुने, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा है इन्होंने
कि सर इन तीनों में क्या फर्क है, जरा ये बता दें, अभी बता देते हैं, देखें प्लीज। या बातें नहीं, देखो सबका सवाल सुनना होता है, हो सकता है कि कोई फजूल सवालात में काम का भी हो इनका, सही है ना। पहले मैंने बात अलग बोली, बाद में अलग बात बोली। इधर पहले एक इस बात का जवाब देते हैं। लिटिगेशन बोला भाई ने, क्लेम बोला भाई ने, डिस्क्लोजर बोला भाई ने, और कंटिंजेंट बोला भाई ने। हम चारों बात कर लेते हैं। लिटिगेशन का मतलब है केस, क्लेम का मतलब है दावा। तो लिटिगेशन क्यों करता हूं, दावा ही होता है ना, तो दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, दोनों। लिटिगेशन हो जाएगी, क्लेम आ जाएगा, बात एक ही है। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है भाई सुदेश भाई, जल्दी, ताकि आगे चलें। ओके, लिटिगेशन या दावा। अब ये लिटिगेशन या दावे के दो जवाबात हैं, या तो मैं हारूंगा या जीतूंगा। अगर मुझे पक्का पता है मैं हारूंगा तो मुझे प्रोविजन करना चाहिए, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर मुझे पक्का पता है कि मैं हारूंगा, मेरा लॉयर मुझे कह रहा है कि आपके जीतने के चांसेस हैं, आप रिकॉर्ड ना करें, क्या वो कंफर्मिटी से कह रहा है? नहीं, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, तो वो कहता है कि डिस्क्लोज करो। तो भाईजान लिटिगेशन, क्लेम, डिस्क्लोजर, रिकॉर्डिंग, चार चीजें समझ आती हैं सुदेश भाई? जल्दी बताओ प्लीज, जल्दी से। चारों चीजें अब क्लियर हो गया। साहिबजादा मोहसिन अहमद नवी वाला कह रहे हैं कि ये नाम है इसका, सर अगर कमीशन को अंडरस्टेट करने के लिए फेयर वैल्यू कम शो करें, वेरी गुड, दिमाग देखें हमारा, कितने जीनियस हैं हम। अपना रेवेन्यू नीचे करूंगा सिर्फ कमीशन अंडरस्टेट करने के लिए, मतलब माशाल्लाह 5% की बचत करने के लिए ऊपर से 100% उड़ा दो, मतलब लॉजिक 5% की। यार ये कैसी सोच है भाई। मैं फिर क्या कह रहा हूं यार, मैं फेयर वैल्यू, देखो फेयर वैल्यू कम करने का, देखो बात समझो, गलती, फ्रॉड, एरर, मिसस्टेटमेंट कहां होती है? जहां पे मैनेजमेंट को फायदा हो, जहां पे मैनेजमेंट को, ये मैनेजमेंट को करने से फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो ये तो हराम है कहना कि मैं फेयर वैल्यू सेल्स कम कर दूंगा। भाई डायरेक्टर आके कहेंगे कि दिमाग वमाग खराब है, आप डायरेक्टर्स के पास गए, सीएफओ के पास गए, तो देखिए मैंने आपका कमीशन बचा दिया, वो बोलेगा भाई नीचे लॉस आ गया, 95% उड़ा दिया तुमने, तो वो बोल रहे शाबाश, वेरी गुड, हम आपको एक और जॉब देते हैं, सही है। इधर हाँ, अच्छा एनालाइजिंग वाला वर्ड नहीं लिखे आप, नहीं, वो तो मैंने बताया था कि एनालिटिकल का मतलब ये होता है कि पिछले साल से कंपेयर करना, पर ये लिखना नहीं है हमें। तो लिखता तो ये ना, देखो ये क्या लिखा है, देखो बात सुनो जल्दी से जानिए इधर। क्या मैंने ऐसे अल्फाज यहां पे यूज किए कि मैंने उसको लास्ट ईयर से कंपेयर किया है? नहीं, मैंने उसको बताया कि लास्ट ईयर साल में हुआ क्या है। मैंने कहा कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम, ट्रेंड बताया कि पिछले साल से इस साल हुआ। सेम इज द केस दैट वी हैव डन इन डेटर्स, डेटर डेज हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम XYZ टू XYZ डेज। तो क्या मैंने यहां पे ये अल्फाज यूज किए कि मैंने पिछले साल से कंपेयर किया है, या मैंने इसको बता दिया कि पिछले साल से इस साल हुआ क्या है? तो इट सेल्फ इज अ कंपैरिजन, यू डोंट नीड टू ब्रीफ इट कि मैं कंपेयर कर रहा हूं। जब तुम बता रहे हो इसका मतलब है कि तुमने कंपैरिजन कर लिया हो, तुम एनालाइज भी कर रहे हो, उसको लिंक भी कर रहे हो, सारी चीजें देख रहे हो। बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों बात क्लियर है? अच्छा शहीद शाह कह रहे हैं कि सर वेंडर वाली सेल्स, प्लीज सवाल सुनिएगा, वेंडर वाली सेल्स, डायरेक्ट टू कस्टमर वाली सेल्स बता के कमीशन अंडरस्टेट हो सकता है। अगेन मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या ये अलग अलग आती है, एक ही आती है? आपका रिस्क क्या है, पीछे गलत होना या फेस पे गलत होना? आपने तो रिस्क वैसे ही पकड़ लिया ना डिवाइड करके, आपको पता है इसके अंदर कितनी सेल छुपी हुई है। तो फेस पे जो मसला है ना फाइनेंशियल्स में, उसकी क्लासिफिकेशन का मसला होता है। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बिल्डिंग भी होती है, इक्विपमेंट्स भी होती है, मशीनरी भी होती है, ऐसा है? वो बिल्डिंग, वो इक्विपमेंट, वो मशीनरी मेरे डिस्क्लोजर में आ रही होती है। वो डिस्क्लोजर में आगे पीछे हो जाए, ये मेरा रिस्क है। पीछे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में उसने गलत तरीके से रखा हुआ है, हमने वहां सही करा दिया, वो एफएस का रिस्क। रिकॉर्ड्स अलग हैं। फॉर एग्जांपल
फेस पे सेल्स टोटलिटी में आ रही है ना, मेरा पहला सवाल उससे क्या होगा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, इसमें वेंडर को कितनी की है, उसको कितनी की है, सही है, सवाल सुने, इसमें वेंडर को कितनी की है, वो मुझे ब्रेकअप दे देगा, वो मुझे, अगर पीछे उसने सेल्स का ब्रेकअप चेंज किया हुआ, दैट इज नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ब्रेकअप, क्योंकि क्लासिफिकेशन का रिस्क आपको पीछे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं है, एफएस में होता है। कि एफएस में उसने क्लासिफाई सही किया है, आपका बेसिक रिस्क यहां पे सेल्स की क्लासिफिकेशन का नहीं है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस का है। देखो सेल्स की क्लासिफिकेशन यहां पे है ही नहीं, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल्स में एक लाइन आइटम आ रहा है। आपका रिस्क क्या है कि उस सेल्स के ऊपर जो कमीशन बुक हुआ है क्या वो सही हुआ है, तो मैं कमीशन का लिखूंगा ना, और मैंने लिखा भी किसका रिस्क है, मैं सेल्स की क्लासिफिकेशन तो तब बोलूंगा जब मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, प्लीज ये बड़ी अहम बात है, मैं इसलिए मैं एक एक करके फोकस कर रहा हूं। यहां पे कोई बोले आपको, चलो एक तुमने मेरे साथ थ्योरी रीड की थी, वो बोलता है ना कि रिस्क आइडेंटिफाई करो थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एट असर्शन लेवल। मैनेजमेंट का दावा है यहां पे कि मैंने जो है वेंडर की सेल्स, डिस्ट्रीब्यूटर की सेल्स अलग अलग रखी हुई है, उसने दिखाई नहीं है, तो आपका रिस्क ही नहीं है। आपका रिस्क क्या है, कमीशन। भाई अगर वो सेल्स अलग अलग करेगा ना, तो आपका रिस्क है कि ये सेल यहां, ये सेल वहां तो नहीं दिखा दी, एग्रीड। उसने दावा ही नहीं किया, आप मैनेजमेंट के पास गए, सुनना बड़ी अहम बात है जानी, आप मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट को बोल दो यार तुमने सेल्स क्लासिफाई गलत की हुई है, उसने एफएस घुमाया, कहां की हुई है, नहीं आप बोल रहे हो यार तुमने सेल्स गलत रिकॉर्ड की हुई है, बोल रहा कहां गलत रिकॉर्ड की हुई है, तो आप बोल रहे हो कि भाई जानी तुमने काम किया हुआ है, तुमने डायरेक्ट सेल्स को ज्यादा दिखा दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर की सेल को कम दिखा दिया है। वो बोल रहा है मैं फिर पूछ रहा हूं एफएस में कहां है, एफएस में अलग कर ही नहीं रहा मैं, तो वो बोल रहा है कि फिर कहां चाहते हो, मैंने कहा जीएल में, तो मैंने कहा हाँ, तो बोला तुम्हारा मसला क्या, सेल्स गलत है, जवाब देना तुम लोगों ने, तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, वो तुमसे क्या पूछ रहा है, सेल्स गलत है या सेल्स सही है, एक ही लाइन आइटम है ना, देख रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं यार जानी वो कमीशन गलत है, तो बोला पे बोलो सही, मसला सेल का नहीं है, कमीशन का है। तो बताओ अब इस लेवल पे आके रिस्क समझ आया कि यहां पे मैं क्लास सही है, मैं आप ये बोलें कि हो सकता है कि कमीशन कम बुक किया हो, पर वो पीछे रिस्क है। हाँ अगर मैं तुम्हें इस सवाल में पहले बताओ, ऑनलाइन वालों जल्दी, ये बच्चों को गेम समझ आ गई, प्लीज जल्दी बताओ, ऑनलाइन वालों सारे बच्चों क्लियर है, बड़ा मैं लेवल पे लाके बताया तुम्हें कि उसने जब अजर्ट ही नहीं किया तो तुम चैलेंज कैसे कर रहे हो। वो तुम कह रहे हो जानी तेरी सेल गलत क्लासिफाई हुई है, बोल रहा भाई मैंने तो एक ही लाइन दिखाई है, कौन सी गलत क्लासिफाई हुई है, तेरे को मसला क्या है ये बता, रिस्क क्या है तुम्हें सेल्स की क्लासिफिकेशन का। बोल रहा भाई मैं फिर कह रहा हूं सेल्स अलग अलग दिखाई है मैंने, ब्रेक अभी नहीं है। हाँ मैं सवाल में तुम्हें लिख के देता कि सेल्स इसमें और इसमें ब्रेक हुई हुई, अब रिस्क है, क्योंकि वो दावा कर रहा है इसमें कौन सा, वो बोल रहा है भाई तुम होशियारी क्यों कर रहे हो, तुम्हें कमीशन चेक करना है ना, करो देख लो कमीशन जाके रिकैलकुलेशन। अब क्या, अब सुनो, अब कमीशन की बात यहां से आई, बोला ये अच्छी गेम थी, अब समझ आए। सुने अब ये मजा आता है ना फिर ऑडिट में, सुने टारगेटेड बात करनी है आपने, क्योंकि ये नए सवाल जो इवॉल्व होते हैं पास पेपर्स में तो नहीं है ना, हम अपने बना रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं ताकि दिमाग खुले, लिखने का तरीका है, सोचने का सलीका है। सुने आगे, अभी अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है भाई, ये तेरे नेट का मसला है भाई, वॉइस तो क्लियर है ना, तो मोमेंटम की ना पूरे, वॉइस ठीक है ना, सब क्लियर आ रहा है भाई। अच्छा चलें आगे, सुने प्लीज फोकस के साथ, आगे आगे वापस से कनेक्टेड रहें। मैंने कहा कि भाई हम अभी कर रहे हैं एनालिसिस, अब वो बोले कि तुम्हें वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन तो तुम्हें करनी है ना, पर तुम्हें रिस्क किस चीज का था, सेल्स का था या कमीशन का। मैं भी तो वही कह रहा हूं शुरू से, कमीशन का रिस्क है। अब मैंने क्या किया, उसकी बताई हुई सेल पे विश्वास करके परसेंटेज लगा दूं, नहीं, या सेल्स को वेरीफाई करूं। पता है मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीका, मैं उसको ये बोलूंगा आपको जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसने आपको खत लिखा होगा कि मैंने ये सेल्स की है, वो रिपोर्ट दे दो। वो बोल रहा है मैंने रिकॉर्ड की भी ना, मैंने कहा नहीं भाई आप होशियारी नहीं करें, वो रिपोर्ट देते हैं। तो वो आपको कह रहे क्या मसला है यार, जीएल में सेल्स ऊपर नहीं, टोटल सेल्स तो सही है ना। मैंने कहा आप टोटल सेल्स का मसला नहीं है, तुमने खुद कहा था टोटल सेल्स का मसला। अब बात आ गई है किस पे,
कमीशन पे। तो मुझे वो वेरीफाई करना है कि तुमने जो कमीशन का परसेंटेज है वो उस सेल्स पे सही तरीके से लगाया है, तुमने अंडरस्टेट करने की तो कोशिश नहीं की। अभी भी मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा, कमीशन की बात कर रहा हूं। रिस्क किस चीज का है? कमीशन का। तो अब मैं ऑडिट में वेरिफिकेशन करूंगा और तरीका बता दिया। मैंने कहा भाई आप सिंपल, आप अपनी होशियारी नहीं करें, आप मुझे बता दें जो डिस्ट्रीब्यूटर की सेल्स है उसने आपको लिखा होगा कि मैंने ये रिपोर्ट जमा कराई होंगी सेल्स की, वो भाई मेहरबानी मुझे दे दें जो उसकी तरफ से आई है। वो बोला नहीं मैं आपको खुद बना देता हूं। मैंने कहा भाई आप पे विश्वास ही नहीं है। किसका डेटा चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटर का। क्या उसने इससे सही क्लेम किया होगा ना? अच्छा मैनेजमेंट बोल रही है मैं बना के दे रही हूँ डेटा, तो बोलोगे भाई आप तो गलत बना के दोगे। मैं आप ये तो अच्छा वो सेल्स तो बना देगा, वो क्या करेगा? ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर कर देगा सेल्स, टोटल सेल्स वही रहेगी, क्लासिफिकेशन क्या कर देगा? पर अब ये क्लासिफिकेशन जो हेड कर रही है रेवेन्यू को कर रही है कमीशन को। रिस्क मेरा किस पे? कमीशन पे। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में उसने अजर्ट नहीं किया, दावा नहीं किया। कर लेता कोई मसला नहीं है। हाँ अगर यही डिस्क्लोजर होता पीछे डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स और डायरेक्ट सेल्स तो मेरा रिस्क होता, यस। अब रिस्क होता कि यहां की वहां, वहां की यहां कर दे क्लासिफिकेशन। तो अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलें हमने ये बात समझ ली। अब सर मतलब एफएस के लाइन आइटम को देख के मैनेजमेंट का क्लेम देखते हैं उस लाइन आइटम का। बिल्कुल, जब एफएस का लाइन आइटम है उसी हिसाब से देखूंगा ना कि क्लेम है या नहीं है। चलें सर अभी तो हम शुरू में खड़े होकर एंटिटी और एनवायरनमेंट देख रहे हैं, रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप सेल्स वेरीफाई करने जा रहे हैं। अभी क्या कह रहा है? अभी तो हम शुरू में खड़े होकर एंटिटी और एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप सेल्स वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो भाई इसके बाद तो वेरीफाई करूंगा ना। ये तो मैंने इंटरेस्टिंग बनाया ना आपको कि भाई रिस्क क्या निकला उसको ऑडिट कैसे करूंगा। हमने तो स्ट्रेटेजी क्या बनाई है कि हम पहले सारे रिस्क निकाल लेंगे और फिर उसको ऑडिट करने का तरीका सीखेंगे। सर मतलब रेवेन्यू का रिस्क नहीं होगा? हाँ इसमें रेवेन्यू का रिस्क नहीं है। सेल्स बाद में वेरीफाई नहीं होती है। अबे तो चस्सी मैंने भी तो बाद में ही वेरीफाई किए भाई। ये तुमने सुनो, जब रिस्क आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद क्या करोगे? सेल्स वेरीफाई करोगे। तो सेल्स के साथ साथ कमीशन भी देखोगे, क्योंकि वो सेल्स का परसेंटेज है ना, तो वहीं भी वेरीफाई हो जाएगा। सही है जी, ओके आगे चलते हैं फोकस के साथ। भाई बाकी सबको सुकून है यहाँ तक, जल्दी बताओ। नहीं अंडर स्टेटमेंट इसी वजह से नहीं हो सकती। देखें आपकी ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है। क्यों? क्योंकि आपने लॉस नहीं बुक किया होगा। हाँ ओवर स्टेटमेंट का जी। सर मैं लास्ट 5 ईयर वाला देखा कि 3 मिलियन। एक मिनट सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ भाई, सब सुनेंगे। हमने लास्ट 5 ईयर वाला देखा, आगे ये 3 मिलियन है 60 मिलियन है, तो हमने उसी दिनांक में बोला कि 5% है। अब वो मैनेजमेंट बोलेगी कि लास्ट ईयर में तो हमने दोनों मिक्स सेल्स की होंगी कि डायरेक्ट सेल्स की होगी, तो आप उसके नाम आपको कैसे रिस्क आइडेंटिफाई कर? नहीं तो ये तो हाई लेवल एनालिसिस है ना। ये सुनो तो सही, सुनो तो सही, हाई लेवल एनालिसिस है ना। तो हाई लेवल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि मिक्स के अंदर 5% रेट बनता है। तो इस साल भी मिक्स के अंदर कितना बनना चाहिए? तुम लंबी करके अलग अलग करोगे, नतीजा यही होगा। मिक्स अलग करो, चलिए सुनना भाई, मिक्स अलग करो, एक्यूरेट परसेंटेज मिल जाएगी। फोकस होकर देखना है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। मिक्स अलग करोगे, एक्यूरेट परसेंटेज मिल जाएगी, हाँ या नहीं? क्योंकि तुमने इररिलेवेंट को हटा दिया। फिर इस साल की भी मिक्स अलग करके एक्यूरेट परसेंटेज देखोगे। अगर वो तुम्हें डिक्रीज होते हुए दिखती है, मेरे सवाल को समझना, अगर तुम्हें वो डिक्रीज होते हुए दिखती है तब भी तुम्हारा रिस्क है, तो पहुंचे तो वही कंक्लूजन पे। बात समझ आई? देखो सवाल इनका क्या था कि सर मैंने एक हाई लेवल एनालिसिस किए मिक्स से डिवाइड करके। तो भाई मैं कह रहा हूं कि मिक्स ऑफ सेल का एवरेज परसेंटेज कितना होता है? 5%। जबकि असल में देखूं तो हो सकता है 8% हो, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो गया ना, हाँ या नहीं? भाई मैथ समझ आ रही है ना कि डिनोमिनेटर क्या हुआ? वो मिक्स है। तो मैं कह रहा हूं मिक्स का एवरेज 5% होता है। तो इस साल भी मिक्स का एवरेज कितना होना चाहिए था? अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दूसरी सेल ज्यादा हुई है जो कि परसेंटेज के लायक, या तो वाकई में कोई मसला है। इन एनी केस दोनों कंक्लूजन्स में वहीं पहुंचोगे। क्लैरिटी है? तो एक हाई लेवल, जैसे मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं, मैं बैंक का ऑडिट करता हूं ना, सुनना। तो बैंक
जब लोगों को लोन देता है तो उस पर क्या चार्ज करता है? अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं, तुम लोग सोच के बताना, जब इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक उनसे तो एक रेट होता है, हर कस्टमर का अलग होता है, रिस्क के हिसाब से होता है। मैं देखता हूं एक एवरेज रेट क्या है। पिछले साल के मुकाबले में अगर इस साल मेरा रेट कम हो रहा है तो यार इसका मतलब ये है कि मैंने रेट्स रिड्यूस किए हैं ना, कोई एक किए या ऑन एवरेज रिड्यूस हुए हैं। तो मेरा सवाल तो यही होगा ना कि यार भाईजान क्या हुआ, क्या कस्टमर नहीं आ रहे, इनकम कम क्यों रिकॉर्ड हो रही? तो जगह तो वही है जहां मुझे पहुंचना है। बात समझ आई? तो दिस इज अ एवरेज परसेंटेज ऑफ कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। दिस विल डेफिनेटली गिव यू एन आइडिया कि एवरेज 5% है तो इस बार भी 5 ही होता ना। अब या तो दो मसले हैं, या तो एक्सपेंस अंडर एस्टिमेट हुआ है या मिक्स चेंज हुआ है। वो दोनों चीजें तुम्हें कौन बताएगा? मैनेजमेंट। बात क्लियर है? चलें एवरेज पर ही देखेंगे ना सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें आगे आगे, कितने रिस्क हो गए? 2। अब मैं आगे रीड कर रहा हूं, वो कह रहा है एडिशनली द पार्ट्स यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ व्हीकल, एडिशनली द पार्ट्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इंपोर्ट किए जाते हैं। क्या खानदानी रिस्क है? एक्सचेंज रेट। तो इसको लिखने का तरीका कुछ ये है, सिंस द पार्ट्स हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग, वेरी गुड। तो ये जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो ये आता है, चाहे एक ट्रांजैक्शन हो या एक से ज्यादा हो। ये बात समझ आ रही है? ये लिखा था सबने? ये भी नहीं लिखा होता तो मसला था, क्योंकि ये नॉर्मल है। सही है? चलें आगे आगे आगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा भाई, फर्दर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ओल्डर फ्यूज बेस्ड मॉडल was based on the average sales, ये हमने कवर कर लिया। आगे ड्यूरिंग द मीटिंग विद सीएफओ, यानी इंक्वायरी, यानी इसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कि हाँ मिनट्स वगैरह देखना, इंस्पेक्ट करना, इंक्वायर करना, जिससे मुझे रिस्क असेस होता है किस चीज के बारे में, एंटिटी के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में। तो ये करके मैं उन तीनों चीजों को समझता हूं। वो क्या क्या रहा है? वी केम टू नो दैट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्पोज एन इम्पोर्ट कोटा स्टार्टिंग इन 2000 ड्यू टू द फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट। वो कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट कोटा लगाने जा रही है, इंपोर्ट को रोकने जा रही है 2026 से। सही है जी? तो क्या रिस्क है? क्योंकि सर 2026 में इंपोर्ट स्टार्ट होना है, तो 2024 में क्या रिस्क है? अच्छा तो हम गोइंग कंसर्न अगले 12 महीने नहीं देखते? हाँ, तो अगले 12 महीने 25 है, तो इसका मतलब ये है कि अभी कोई पंचायत, कोई ऐसा जिसने गोइंग कंसर्न लिखा हो, ये जानबूझ के मैंने डाला था फिर मिटा दिया। अल्लाह की कसम है, सच बताओ जल्दी से। ये मैंने उससे जानबूझ के कॉल की, मैंने उसको लगा ये लिख। तो ये ऑब्लिगेशन है कोई? देख भाई अकाउंटिंग बड़ी खतरनाक है मेरी इधर। सुनो, अच्छा सुनो, बात समझो। कहने का मतलब ये है, देखो मैं तो अप्लाई करता हूँ ना, तो मुझे पता है ऐसी सिचुएशन एक क्लाइंट पे आई थी, उनको हमें इंडिकेशन मिली थी कि भाई इंपोर्ट्स बैन होने वाले हैं 26 में। तो सीएफओ मुझे कह रहा है कि यार एक बात बताओ क्या करें इसका। मैंने कहा कुछ भी नहीं करें। वो बोल रहा नहीं यार बोर्ड को बताना पड़ेगा। मैंने कहा बोर्ड को बताओ, एफएस में लोगों को क्यों बता रहे हो? बोल रहा क्यों यार गोइंग कंसर्न। मैंने कहा गोइंग कंसर्न का मतलब है अगले, तो अगले 12 महीने तो आप चल रहे हैं ना, ऑल्टरनेटिव ढूंढ लें। हाँ, अगर ये सर्वाइवल नहीं हुआ उसके बाद तो अब आएगा गोइंग कंसर्न का मसला, अभी तो नहीं है ना। मैंने कहा अच्छा अगर अच्छे से आप बताना चाहते हैं कि अच्छा आप अगर, अच्छा फिर कुछ लोग होती हैं कंपनीज ऐसी जो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट 12 महीने के बियॉन्ड करती हैं। तो वो कह रहा है कि अगर मैं 12 महीने के बियॉन्ड में मुझे पता है कि मेरे जो ये स्पेयर पार्ट से कहीं और से अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर मैं बोलूँगा फिर आप अपने प्लान बता दो अभी, फिर आप डिस्क्लोज कर दो भाई। पर इस केस में अगर मैं नहीं भी लिखता तो कोई मसला, क्योंकि उसके पास 1 साल है ये डिसाइड करने के लिए कि चीज़ें कहाँ घूमेंगी। क्लियर है? चलें। अच्छा अब एक, अच्छा खिजरा से यहाँ पे सवाल पूछ रही हैं कि सर इम्पेयरमेंट का बता दें। नहीं दूसरी वाली है वो इधर, वो अच्छा यहाँ पे बैठी हुई यहाँ सवाल कर रही हो।
अच्छा ये तो सुनो, उन्होंने सवाल पूछा कि ये बताते हैं सर इम्पेयरमेंट, देखो इस सवाल में एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और एक फ्यूल बेस। अच्छा अब दो सवालात निकलते हैं यहाँ से, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जिस प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर वही प्लांट इलेक्ट्रॉनिक के लिए यूज़ हो रहा है जो कि लीस्ट लाइकली है, ऐसा होता नहीं है, अलग अलग होते हैं। हाँ अगर सिर्फ असेंबली होती है तो वो एक ही प्लांट कर सकता है। तो हम इसके दो सिनेरियोज बना लेते हैं क्योंकि हम तो प्रैक्टिस सेशंस में है ना। सुने, अगर एक ही प्लांट है जो दोनों की असेंबली करता है तो देयर इज नो रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट। रीजन, एक की कम हुई दूसरे की बढ़ गई, कहानी खत्म। अगर दो प्लांट्स हैं उसका अलग है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो मतलब एक ही है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं तो मतलब आपकी लाइफ वाली बात ना। तो मैंने उसको कॉल की थी उसके बाद ना, तो मैंने उसको बोला तुमने, तो बोला सर, उसने बात बड़ी वैलिड की, स्टूडेंट तो मेरा ही है। उसने मुझे कहा कि सर देखिए मैंने ये नहीं लिखा कि प्लांट अलग है, तो दैट मीन्स कि एक ही मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैंने कहा बात सही है, तो मतलब वो रिस्क खत्म हो जाता है। बात समझ आती है? अगर दोनों की सेल्स खराब हो रही हो तो रिस्क आता है कि वो रिकवर ना हो पाए। क्लैरिटी है? तो आपका कंसर्न भी और इनका कंसर्न भी सही हो गया। अच्छा हमजा अली कह रहे हैं सर अलग ही होगा। अबे अगर तू बना रहा है गाड़ी, नहीं होगा अलग यार, ये तो सोचे ही नहीं। चलो हम सीख रहे हैं ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर का मतलब ही यही है कि आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज होने चाहिए और आपने सिर्फ ये देखना है पेपर में जाके कि क्या ये फिट होता है या नहीं। तो फिर आपने लिखना पड़ेगा ना, पर वो सवाल में, मैं तो ये कहता हूँ सवाल में लिखा हुआ नहीं है उसको अज्यूम ना करो। सीधी सी बात है ना, रिस्क क्यों लेना बिला वजह। एग्जामिनर बोलेगा मेरे को सिखा दिया है, जो मैंने अज्यूम नहीं किया तो तुम कौन हो रहे हो अज्यूम करने वाले। सही है, मजे का था सवाल, थैंक यू यार। अच्छा सर अगले साल मैनेजमेंट के प्लान की रीजनेबल जस्टिफिकेशन सही नहीं हुई तो गोइंग कंसर्न। यस, अगर अगले साल पहुंचे और मैनेजमेंट के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो क्या गोइंग कंसर्न का मसला है? तभी तो उसको टाइम है, तभी तो हम कह रहे हैं कि आज कोई इशू नहीं है। क्लैरिटी है भाई, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दो जल्दी से। अच्छा तो अभी वो पता है क्या कह रहे हैं सर, रेवेन्यू डिक्रीज होने की वजह से कैश फ्लो इफेक्ट नहीं होगा इंपोर्ट बैन होने की वजह से। अगेन क्या इंपोर्ट बैन हो गई है? क्या अभी ऐसे हालात वाकयात हैं? आज इंपेयरमेंट इंडिकेटर नहीं है, होगा। जब होगा तब इंपेयरमेंट की बात करेंगे, जब होगा। क्योंकि एग्जाम्पल यहां पे तो लिखा हुआ है ना, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्पोज अ बैन। हो सकता है एक साल में चेंज हो जाए। उल्टा ऐसे ऐसे दो तीन हुए ना। आप जब ऐसी बात है, जब बच्चे को आप सिखा के पढ़ा के बेचते हो ना, तो वो ज़्यादा जज्बाती भी हुआ होता है। उसने जाके फाइनेंस मैनेजर को कह दिया कि सीएफओ तो ऐसी बातें भगा देता है, दरवाजे से ही नहीं घुसने देता। तो बच्चे जब गया ना तो फाइनेंस मैनेजर को वो जाके कह रहा है कि भाई ये इशू चल रहा है, आपके गोइंग कंसर्न के मसले हैं। बच्चे ने कह दिया सीधा, उसकी हट गई। वो सीएफओ आ जाता तो सीएफओ से मिलवा के आता हूँ आजा, तो बच्चे को ले गए अंदर वो, तो दरवाज़ा बंद किया उन्होंने। तो सीएफओ ने उसको बोला कि हाँ भाई क्या मसले हैं? तो सर गोइंग कंसर्न की इशू। बोला क्यों बेटा? तो बोला कि वो गवर्नमेंट प्लान कर रही है। उसने बोला एक मिनट रुक जाए, यहाँ पे क्या कर रही है? हो गया है। मैंने कहा तुम जब किसी को बताया बगैर मेरे रूम में आया, किसी को क्या पता तुम्हारे साथ अंदर क्या होना है? हाँ किसी को पता है, अनसर्टेनिटी है नहीं भाई, क्यों नहीं पता ना किसी को भी क्या होगा। तो आप ये श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि ये होगा? बात समझ आई? तो उसने भी यही एग्जांपल दी उसको कि आप श्योरिटी से, आप भी क्लाइंट को जाके बोलोगे वो नहीं मानेगा, बोलेगा भाई गवर्नमेंट को खुद नहीं पता, वो सोच रही है तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? हाँ इतना टाइम है ना मेरे पास, एक साल, मैं प्लान कर लूंगा, मैं देखूंगा कोई ऑल्टरनेटिव वेंडर जिसके पास अवेलेबल हो, लोकल मेरा काम हो जाए। तो क्या ये जो गोइंग कंसर्न का मसला था वो वैसे ही खत्म हो जाएगा? तो आप आज कोई नहीं होते आप कहने वाले कि गोइंग कंसर्न का मसला है, क्योंकि अभी वो टाइम आया नहीं है। क्लैरिटी है? चलें जी। सर ऐसा हो सकता है कि अगले साल इंपोर्ट बैन ही तो मैनेजमेंट इन्वेंट्री ज़्यादा मंगवा ले या? अच्छा वो कह रहा है अगले साल इंपोर्ट बैन है। मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, इल्तिजा क्या कर रहा हूँ, क्या हो चुकी है या सोचा जा रहा है? भाई आपने कॉस्टिंग में शायद रीऑर्डर लेवल नहीं पढ़ा है ना, तो रीऑर्डर लेवल वगैरह देख दाग के किया जाता है ताकि आपकी होल्डिंग कॉस्ट क्या हो, कम हो। हम तो अच्छा वो आप तो ऐसे ऑडिटर होंगे बोलेंगे जानी इंपोर्ट बंद हो रही है, सामान मंगवा ले, गोइंग कंसर्न सही हो जाएगी। बोलेगा फिर तो एनआरबी पे खड़ा हो जाएगा। नहीं यही बात समझ,
भाई मंगवाऊंगा, फिर तुम ही ऑडिटर होगे, तुम बोलोगे अच्छा भाई एनआरबी लॉ से क्यों एजिंग बढ़ गई, तो एक तो तुम एक दफा कह रहे हो कि चीजें मंगवा लो, तो बोलो तुम हमें बिजनेस करना नहीं सिखाओ, वो हमें आता है, ऑडिट कर लो निकलो यहाँ से। सही है, तो ये बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। सही है भाई, ये नहीं करो ना, वो बोल रहा भाई माल मंगवा लो, फिर बोलते दूसरी जगह तुम बोलोगे एनआरबी लॉस है, क्यों भाई नहीं बिक रहा, अबे तो भाई डिमांड ही नहीं है तो नहीं बिकेगा, जितनी डिमांड है उतनी मंगवाता हूँ, कहानी चल रही है। बात समझ आ रही है? अगेन ज्यादा मंगवाना है कम मंगवाना है, तुम्हें कभी ऑडिट में होशियारी, ये क्या बिजनेस डिसीजन है या ऑडिट है? जो हुआ है उस पर कोई मसले हैं तो बता दो और निकल जाओ। बात क्लियर है? चलें जी, ओके, ये बात भी समझ आती है। अच्छा वैसे मुझे मज़ा इसलिए आता है तुम लोगों की क्लास में, क्योंकि एक तो तुम लोग पार्टिसिपेटिव बहुत हो, दूसरा सोचते हो, लॉजिकल रीजनिंग होती है, कुछ होती हैं ऐसी सोच जो फजूल होती हैं, बट मेरा काम है उसको एड्रेस करना कि मैं तुम्हें वहाँ पे जाने ना दूँ। अब ये पूरी कहानियों से तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ से मिलता क्या है? सिचुएशंस, और तुम ये देखते हो कि अगर मेरे सवाल में आ गई तो मैं अप्लाई कैसे करूँगा, और क्या वो वाकई बनती है। और तुम खुद सोचो, अगर मैं तुम्हें रिस्क की चीज़ें बता के, अभी भी मैं तुम्हें पास पेपर कराते खुश किया था ना, मैंने पास पेपर हो गया था, तो अब तुम मुझे बताओ ऐसी चीज़ें आ जाएं तो तुम फंस जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि पास पेपर तो तुमसे हो जाएंगे, मेरे लिए बेवकूफ़ बनाना आसान था, बट तुम्हारी असल एबिलिटी टू पास तब आती है जब तुम्हें हर सिचुएशन की समझ हो। क्लैरिटी है? हम उस पर काम कर रहे हैं कि मुझे हर सिचुएशन की समझ। अब एक बच्चे ने मुझे वैसे ही मैसेज किया था, बोले सर हम शायद थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। मैंने कहा देखो स्लो नहीं चल रहे हैं, ये वो चीज़ की बुनियाद रखी जा रही है कि आगे इसकी पेस बहुत तेज़ हो जाएगी, क्योंकि जब मैं ऐसी एग्जांपल्स दूंगा तो तुम्हें व्यू पिक होगी, क्योंकि तुम्हें सोचने का सलीका आ चुका हो। दिस इज नॉट अ स्लो थिंग। अच्छा मैं आज तुम्हें कोर्स खत्म करा दूं, तुमसे सवाल ही नहीं हो, क्या फायदा है इस कोर्स को लेने का? नहीं। फायदा तब है जब यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, वो जीत है। तो टाइम तुम्हें नहीं सोचना है, 1 महीना पहले कोर्स खत्म करूंगा, 1 महीना प्रैक्टिस कराऊंगा, वो मेरा काम है। हिसाब से चलो जैसे मैं चला रहा हूँ। सही है जी? तो आपने ये नहीं सोचना है कि यार स्लो है तेज है। मैं तो वैसे तो मैं बोलूँ रिस्क खत्म हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे पास पेपर हो चुके हैं ना, किसी से भी कंपेयर कर लो ना, अब भी ज़्यादा नॉलेज होगी तुम्हारे पास। फ़र्क इतना है कि अगर एग्जामिनर का दिमाग घुमा, उसने उल्टा सीधा सवाल किया, तुमसे होगा नहीं, फिर तुम लिख के आओगे गलत सलत, रिस्क अलग होंगे। इसमें रेवेन्यू का रिस्क था, गोइंग कंसर्न था, लिखा था बच्चों ने। तो ये तो वो मैं टारगेटेडली देखता हूं जाके कि बच्चा लिखेगा क्या, लिखवाता हूं उससे जबरदस्ती, ताकि ये गलती पेपर में ना हो। तो बोल के चीजें समझ आती हैं पर अप्लाई करके ज्यादा आती हैं, तो हम जरा उस स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं। सही है? तो वो कह रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन से ज्यादा देते हैं, एटलीस्ट 2-3 दे तो ज्यादा ही फैल गया। अबे चेक कौन करेगा, मतलब भाई यहाँ बैठ के, तो रोज का एक आध सही है। अबे देखो बनाने में टाइम लगता है ना, उसको भेजता हूँ, उसको बताता हूँ, फिर वो रिवर्ट करता है, फिर उसको भेजता हूँ। तो एक प्रिपरेशन मैकेनिज्म है, फिर चेकिंग मैकेनिज्म है, फिर डिस्कशन मैकेनिज्म है, फिर बहस है। तो वो 3-4 चीज़ों में तो टाइम ही निकल जाएगा। तो यानी हम ये बोलेंगे आखिर में आके कि सिर्फ क्वेश्चन ही किए हैं, आगे अभी कोर्स बाकी है। सही है? तो एक सही है, एक ही सही है। हाँ जी, 1 मिनट, सॉरी तुम्हें बात काट दूँ, कह रही है एक ही में इतनी गलतियाँ करती हूँ मैं, तो 3 में क्या करूँगी। चलो हो जाएगा सही। चलें, अरे जज़ाकल्लाह आयशा जी। हाँ जी, सही है। तो अब यही ना, देखो अभी हमने बात क्या की, वो हमने जब इक्विपमेंट चेंज किया था, तुम सवाल समझो, उस सवाल में इक्विपमेंट चेंज हो रहा था, यानी पहले जिस बंदे को तुम मशीन में बिठा के उड़ाते थे ना ऊपर, वो इक्विपमेंट क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो पुराना इक्विपमेंट नए इक्विपमेंट में फर्क है। बात समझे? यहां पे इक्विपमेंट मशीनरी एक ही है, उस पे जो कार असेंबली के लिए आती है ना, वो चेंज हो गई है। प्रोडक्ट चेंज हुआ है, जो प्लांट है वो चेंज। मैं कह रहा हूं लिखना चाहते तो तुम अजम्पशन के साथ लिखते हैं कि if we assume that there is a separate plant for the manufacturing of the local vehicles, fuel based vehicle, there is a risk of change in life. सही है? तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया कि वो अलग था, ये अलग है। अच्छा चलें जी, थैंक यू भाई। वो कह रहे हैं कि पहला ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मज़ा आता है लिखते हुए, और टेंशन होती है कि सही लिख रहा हूँ यार नहीं। अभी आगे तुम्हारी सोच है कितना इंटरेस्टिंग, ऑलरेडी मैंने तुम्हें कहा था प्रैक्टिकल है। चलें पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? सारे रिस्क समझ आते हैं, हमने अकॉर्डिंगली मार्क कर लिए। चलें अब आगे 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 जो हमारा मेन टारगेट है आज का, क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनपीओ के ऑडिट पे जाएं, हो सकता है ना। चलिए जी, अब अगर मैं एनपीओ के ऑडिट पे जाऊंगा तो पहले बेसिक बात करते हैं। आ जाएं जी इधर, एनपीओ का ऑडिट। अच्छा, एनपीओ की कुछ एग्जांपल्स दे दो भाई पहले प्लीज यार। चलो भाई, इसने बता दिया जेडीसी, और एदी, ये आईकैप भी है, आईकैप भी है, हम भी हैं, ये एआरटीटी सही है इधर। अच्छा, तो खैर भाई प्रॉफिट तो नहीं कमा रहे ना हम, सरप्लस आ रहा है। हम अपने ही ऑब्जेक्ट्स में यूज करते हैं। अब हमारे ऑब्जेक्ट्स तुम्हें नहीं पता इधर। हाँ आता सरप्लस है इधर, या सरप्लस भी तुम लोगों की वजह से ही आता है ना यार, क्या अल्लाह की करम से। इधर प्लीज 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 फोकस के साथ, फोकस के इधर प्लीज। जिसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग आती है नहीं आती है सबको बराबर कर दूंगा 1 मिनट में। इधर देखो बस, इधर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि ये किसी मकसद के लिए बनी गई है, यहां पे कोई शेयर होल्डर नहीं है, ना कोई डिविडेंड निकल सकता है, ऐसा ही है। यानी जैसे एदी फाउंडेशन हो गई, सैलानी हो गई, जिन्हें ये किसी ना किसी मकसद के लिए बने हुए हैं, लोगों की सहूलत के लिए। सैलानी जो है वो एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, उसके अलग अलग वेंचर्स हैं, सही है, ये सारी चीजें व्हाट्सएवर। अच्छा, अब आगे सुनिएगा, यानी इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को या तो पैसे दिए जाते हैं या तो ये कलेक्ट करते हैं। यहां पे लिखते हैं ना, या तो इनको पैसा दिया जाता है या कलेक्शन होती है। एग्रीड। अच्छा, अब जो कलेक्शन होती है वो जाहिर सी बात है, अगर मैं तुम्हें समझा पाऊं, कलेक्शन या तो ऑब्वियसली जो लोग, कभी मैंने तो हमेशा देखा है ये जो यूनिवर्सिटीज होती है ना, इनके बच्चों को फ्री में ना वो दिया जाता है एक असाइनमेंट कि यू नीड टू रेज द फंड फॉर द एनजीओ। अबे क्या सिखा रहे हो उसको यार। अब इकरा यूनिवर्सिटी के बच्चे, ये देखो, ये इकरा का बच्चा है, इसको बोला कि भाई तुम्हें असाइनमेंट मिला है, इसके मार्क्स होंगे। इसने बोला क्या करना है भाई, सिग्नल पे खड़ा होकर फंड इकट्ठा करना है। सही जी, इसकी पढ़ाई का टास्क है कि इससे इसकी एजुकेशन में बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी, इसकी बिजनेस स्किल डेवलप होंगी मांगने से। सही, अब सुने, अब आगे सुने, आगे सुने। अब ये सिग्नल पे खड़ा हुआ डब्बा लेके लोग इसको पैसे दिए जा रहे हैं। सुने सुने सुने, फोकस। एक वे ऑफ फंडिंग है ना, ऐसा ही है। फिर आप देखें कि कभी किसी मॉल में चले जाएं, यूनिवर्सिटी के बच्चे स्टॉल लगा के खड़े होते हैं, होता है, बहुत बार होता है ऐसा। मैं तो ऑडिटर हूं, तो मैं तो बड़ा ऑब्जर्व करता हूं एग्जांपल्स के लिए, तो मुझे लाजमी भी होता है मेरे लिए, तो मैं जाके कभी बात भी कर लेता हूं। तो खैर, अब मैंने कहा कि भाई या तो इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कियोस्क, ठिया लगाते हैं ना, वो लगा एक स्टॉल लगा के बैठे होते हैं, क्या हो भाई इसके लिए आप ये पैसे जमा करें, इस बेहतरीन चीज के लिए ये काम कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा भाई, या तो कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट बैंक अकाउंट ऑफ एनपीओ में पैसे भेजते हैं। अच्छा, ये जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं अक्लमंद, कि सीधा एनपीओ के बैंक अकाउंट में सिक्योर सेफेस्ट वे टू डोनेट, कि सीधा बैंक अकाउंट में भेजो ना, इन चौसियों को देने की क्या जरूरत है। सीधी सी बात है भाई। देखो फॉर एग्जांपल, जो यहां से पैसा कलेक्ट कर रहा है, एक बात है, एक इकरा यूनिवर्सिटी का बच्चा है, सही है, उसको अपनी फीस भी देनी है, टैलेंट है नहीं उसके पास, वो पैसे जमा कर रहा है, वो रास्ते में, आधे रास्ते में उसको याद आया ज़्यादा ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो अगर इसमें से कुछ गायब हो गया तो कोई रसीद तो है नहीं ना, मैंने किसी को पैसे डालते हुए रसीद दी थी। भाई अगर आपने जाते हुए चंदा कर दिया, कोई उसकी रसीद जनरेट हुई है कि तुमने 10 रुपये डाले, 20 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, रसीद तो जनरेट नहीं हुई ना, तो वो बोलेगा सबसे ज़्यादा मिस्कीन तो मैं ही हूँ, उसने निकाल के जेब में रखे, बाकी जाके वहाँ पे दे दिया डब्बा। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं, समझने की बात है, और वो भी इकरा यूनिवर्सिटी पार्टी लोग एकदम इधर। तो कहने का मतलब ये है
कि क्या इनहेरेंट रिस्क है इसके अंदर कि जो डोनेशंस की कलेक्शन बॉक्सेस के तहत होगी, कियोस्क के तहत होगी, वहां पे कोई रिसीट जनरेट नहीं होती है, ना होती ही नहीं है। तो देयर इज अ रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ कैश रिसीट्स, देयर इज अ रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ कैश रिसीट या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। भाई कैश एम्बेजल हो सकता है, चोरी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हुआ होगा, मैं कह रहा हूं हो सकता है, रिस्क तो कैरी होता है ना। तो आप जब, प्लीज सुनिएगा, आप जब किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करेंगे और वहां पे कैश कलेक्शंस होते हैं तो उसमें चोरी के चांसेस, तो आपने, जाहिर सी बात है आपका रिस्क होगा कि भाई जो कैश चलो वहां इदारे तक भी पहुंच गया, क्या वो टाइमली बेसिस पे बैंक में जमा हो जाना चाहिए? क्योंकि आप नोट करेंगे जब एनपीओ के ऑडिट पे कभी जाएंगे, क्योंकि फर्म्स के पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के भी ऑडिट्स आते हैं। अब आप बोलेंगे एनपीओ क्यों ऑडिट कराती है? अकाउंटेबिलिटी के लिए। किसके लिए? आज अगर एडी फाउंडेशन कोई फंड रेज करना चाहे किसी इससे भी बड़े मकसद के लिए, तो अगर, अच्छा मैं आज यूएस को बोलूं यहां मुझे पैसे दो, मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे ₹1 नहीं मिलेगा, एडी फाउंडेशन रेज करेगी ना, उसको पैसे मिलेंगे, डॉलर्स में फंडिंग आएगी। रीजन ऑडिट रिपोर्ट, अकाउंटेबिलिटी उसका नाम। तो अगर उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया कि मेरे पास इतना कैश पड़ा हुआ है, इतनी फंडिंग्स हैं, इस मकसद के लिए दिए हुए हैं, तो क्या उसके ऑडिट के बाद जब ऑडिट रिपोर्ट आगे लगी हुई होगी ईवाई की, पीडब्ल्यूसी की, केपीएमजी की, क्या उसका ट्रस्ट इंक्रीज होगा कि ये जो इदारा है इसके पास पैसे जो पड़े हुए हैं वो वाकई एग्जिस्ट और ये काम भी वाकई करते हैं, खर्चात भी करते हैं, सही जगह पे करते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि अगेन एनपीओस का ऑडिट भी होता है टू इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी। अगेन मैं तुमसे पूछूं, क्या यहां पे कियोस्क के जरिए पैसे आना, वो जो लोग कलेक्शन कर रहे हैं सिग्नल्स के ऊपर, उससे कलेक्ट करना, क्या यहां पे कैश की एम्बेजलमेंट का रिस्क है? बिल्कुल है। आपने इसमें क्या करना होता है, चेक करना होता है, पहले उससे प्रोसेस पूछते हैं कि भाई ये बता दो कि आप लोगों का कलेक्शन का मैकेनिज्म क्या है। वो बोलता है भाई अगर हम कैश कलेक्ट करके यहां ले आते हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपका रिस्क होगा कि जो जीएल में कैश रिकॉर्ड हुआ हुआ है और जो असल में मौजूद है वो आपस में बराबर। तो ये क्या ऐसे ही कह रहे हो, कोई वजह है? यही वजह है यार, तुम्हारे सामने है। तो क्या ये हर इदारे में रिस्क होगा या एनपीओ में होगा? अच्छा, आप जैसे फॉर एग्जांपल तुम अगर एआरटीडी का ऑडिट करो तो यहां पे भी ये कैश का रिस्क एग्जिस्ट करता है। अगर आज के दिन में कोई फीस जमा करा है तो क्या ये मंडे को जाके जमा होगी? अगेन ऐसा सवाल भी किया हमने, तो आज तो हमारा फाइनेंस भी बंद है, उन्होंने बोला रिस्क ही खत्म कर देते हैं, ना फीस आएगी ना रिस्क होगा ना सर पूछेंगे। तो उसने सवाल ही का जवाब ही नहीं देना था, इसलिए अकाउंट ही बंद हो गया। उसने बोला मंडे को देखेंगे, पैसा आएगा बैंक में जाएगा, पैसा आएगा, या तो हम बोलेंगे भाई आप जो फी जमा कराने आए वही किस में भेज दे, बैंक में, कहानी खत्म। सर वो साकिब निसार बैंक अकाउंट से लेकर भाग गया। साकिब निसार कौन है? पॉलिटिकल बंदा है। अच्छा चलें, ये नहीं पता यार मेरे को भाई, जज है जस्टिस। अच्छा चलें सही है, पर उसका हम क्या करें यार, उसको हम तो ऑडिट कर लेते हैं ना। इधर प्लीज इधर सुनो, हाँ डैम की फंडिंग के लिए ना। हाँ तो अभी आप वो कभी एटीएम में जाए ना तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्लड रिलीफ फंड के लिए अभी उसकी तस्वीर बनी होती है शहबाज शरीफ की कि पैसे डालो, दिल चाहता है कि उसी को दे दूं जिस तरह लगा हुआ वो। इधर चलें, खैर तो तुम लोगों ने क्यों डाले डैम के पैसे भाई, क्या मसला है? चलें सही। खिजा कह रही है कि सर मैं अपनी कंपनी खोलूंगी, फ्यूचर में जाके ऑडिट आपसे कराऊंगी। मैं कहा सही है, इंशाल्लाह करेंगे, पर एज अ पार्टनर करेगा आपका भाई। सही है जी, वो तो कुछ 3-4 साल की बात है इंशाल्लाह। सर आप ऑडिट करें उसका। भाई अबे तो मिलेगा तो ऑडिट करेंगे ना, खुद जाके तो नहीं बोल रहे आप ऑडिट कर लें उसका। सर अबे भाई मिलेगा तो करेंगे ना, जिसका मिल जाता है ऑडिट का कर लेते हैं। चलें प्लीज फोकस करा इधर। ओके, पहले भी दिए थे 20 रुपये। ईवाई किस एनपीओ का ऑडिट करता है? अच्छा ईवाई बेसिकली अब एनपीओ का ऑडिट नहीं करता ड्यू टू हायर रिस्क। हमारी ग्लोबल पॉलिसी के हम एनपीओ का ऑडिट इवन छोटी कंपनीज का भी नहीं करते, मतलब इतना हैवी सीन है हमारा, तो हम ईवाई छोटी कंपनीज का ऑडिट नहीं करती। सही है, जब तक किया करता था तब तक का एक्सपोजर है मेरे पास छोटी कंपनीज का। अब सारी मछलियाँ जो है ना बिग हैं, यूफोन, टेलीनॉर, पीटीसीएल, यूबीएल, फैसल बैंक था हमारे पास पहले, और मीज़ान बैंक, ये सारी चीज़ें। अगेन
कोई छोटी कंपनी नहीं होनी चाहिए, मजा ही तब आता है ना ऑडिट करने में, तभी तो तुम्हें इतनी कहानियां मिलती हैं। चलो आगे, एनपीओ को ऑडिट किया हुआ है, रेस्ट एश्योर्ड अपनी आर्टिकल्स के जमाने में, पर अब जाहिर सी बात है हमारी मेथोडोलॉजी चेंज हो चुकी है, हम छोटे ऑडिट्स पे ना रिस्की ऑडिट्स करते हैं। हाँ एएफएफ जाओगे वहां पे एनपीओ आ जा, अच्छा छोटी ऑर्गेनाइजेशन आधा सबको ढालते हैं वो वाले एएफएफ वाले, क्योंकि वो उनका बिलीफ ये है कि भाई जो भी है बिजनेस से करते रहो। पर हमारा क्या है, क्वालिटी, कि क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो इसलिए हम ज़रा बिग फिशेस पे काम करते हैं क्वालिटी के साथ। अच्छा अब आगे सुनने जल्दी से, ये पहले बताओ कैश की एम्बेजलमेंट का मतलब समझ आता है कि कैश चोरी हो सकता है? प्लीज 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 सुनना मेरी बात फोकस के साथ। आगे देखो एक बच्चे ने लिखा तभी तो नंबर 1 फर्म है पाकिस्तान में एएफएफ, आगे तुमने पाकिस्तान भी लगाया ना, मसला ही है। दैट वाज द रीजन आई वाज सेइंग अबाउट, है ना, आपने लिखा पाकिस्तान में, सही लिखा है, पर व्हाट अबाउट द ग्लोबल, वहाँ की बात करें, हाँ तो वो बात करें ना आपको, सही है जी, तो आपने सही लिखा है तभी तो नंबर 1 फर्म है इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को सर्कल करें, होनी भी चाहिए, क्योंकि हर नस्ल का ऑडिट करोगे जिसमें गलत भी होगा सही भी होगा, तो फिर नंबर 1 ऐसा होने का कोई मकसद नहीं है, सही है। अगेन चलो वो उनका अपना वो है यार, हम क्या कर सकते हैं, पर इफ यू वांट टू बी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड देन कम टू ईवाई। चलें आगे, इंशाल्लाह होगी खुलेगी, अभी बता रहा हूँ ना। चलें पहले बताओ एम्बेजलमेंट का मतलब समझ आया कि एनपीओ में ये रिस्क एग्जिस्ट करेंगे। आगे सुने आपको ये भी पता होगा, बचपन में आपने किससे सुने होंगे कि एनपीओ को टैक्स एग्जेम्पशन होती है, होती है कि अगर आप एनपीओ को रजिस्टर करवा लें तो उस पर टैक्स अप्लाई नहीं होता, पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहती हैं, सुनिएगा जरा, यहां पे लिखता हूं मैं, टैक्स एग्जेम्पशन कंडीशंस। अच्छा टैक्स एग्जम्पशन कंडीशंस लगाती है गवर्नमेंट के, भाई सही है आपका टैक्स एग्जेम्प्ट है, ये कुछ शराइत हैं। मैंने कहा अच्छा क्या शराइत हैं भाई ये बताओ, वो बोलते हैं आपका एडमिन एक्सपेंस XYZ% ऑफ डोनेशन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। बोला हमने आपको एग्जाम कर दिया, आप टैक्स नहीं दें, पर आपने अपने पर्सनल खर्चों पे कंट्रोल करना है, नहीं होना चाहिए ना। वो बोल रहा है सही है, आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो खर्चा कर रहे हैं वो करें, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है ना, कि एनपीओ में जो लोग रखे हुए हैं, तो ये इन लोगों के बाप का पैसा नहीं है कि लिया और लगा दिया। तो एक टैक्स अथॉरिटीज ने एक एज अ मेजर लिया, इंसेंटिव दिया कि टैक्स माफ हो जाएगा, एडमिन पे कंट्रोल रखना, बिला वजह की इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलाना, एनपीओ यहाँ पे बना हुआ है, कंट्रोल रखना। मैं आपसे पूछता हूँ अगर ऐसा हिसाब किताब हो, सिर्फ तुमसे समझने के लिए, हाँ अब सुनना, अब यहाँ पे बच्चे ने बताया, अब यहाँ पे 2 रिस्क हैं। पहला अंडर स्टेटमेंट का, ताकि टैक्स की एग्जेम्पशन रहे। दूसरा अब देखो बात समझ आ रही है कि हुआ होगा एडमिन एक्सपेंस, उसको बताया होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बात समझ आ रही है। अब सेंस बनता है करने का, तो वो कह रहा है एक्सपेंस तो है पर उसकी क्लासिफिकेशन, तो अब करने का उसको कोई फायदा है क्लासिफिकेशन टैक्स बचाने के लिए, हाँ या नहीं? क्योंकि टैक्स वाला जो है ना सामने देखेगा, नहीं है ये बात समझ, टैक्स वाला सामने देखेगा फेस पे, वो सिंपल है, फाइनेंशियल उठाएगा, डिवाइड करेगा, क्या बोलेगा एग्जेम्प्ट है या नहीं है। अब मेरा रिस्क है क्योंकि मैनेजमेंट दावा कर रही है कि मेरे एडमिन एक्सपेंसेस इतने % हैं। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट इट। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सही कह रहे हैं कि ये जिस भी आप एनपीओ को ऑडिट करने जाएंगे वहां पे सॉर्ट ऑफ अगर उसकी एग्जेम्पशन के ऊपर कुछ कंडीशंस हैं तो ये इनहेरेंट रिस्क होगा, हाँ या नहीं? कंट्रोल रिस्क नहीं होगा, या इनहेरेंट होगा ये?
ये कंट्रोल रिस्क है इनहेरेंट है? इनहेरेंट है, इनहेरेंट है। अच्छा, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई देखने वाला बंदा नहीं है। अब कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल होता है एक्टिविटी बेस्ड, इनहेरेंट होता है नेचर बेस्ड। क्लियर है? इनहेरेंट होता है नेचर बेस्ड, कंट्रोल होता है एक्टिविटी। कोई देखने वाला नहीं है यार, तो देखने वाला नहीं है तो एक्सीड करेगा ही है, तो जब एक्सीड करेगा तो ब्रीच हो जाएगा। तो वो कौन सा रिस्क हो गया? कंट्रोल रिस्क। कोई देखने वाला नहीं है कि कौन सा एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड हो रहा है, एडमिन में हो रहा है, सेलिंग में हो रहा है। अब कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कोई देखने वाला नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है इसके पीछे। बात समझ आती है? दोनों में डिफरेंस है। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, आप सब यहां तक साथ हो, ऐसा होता है। अच्छा, एक और चीज सर, जब कंपनी लॉ में डिविडेंड प्रोहिबिटेड है एनपीओ में, तो ये रिस्क क्या बोल रहा भाई सर? अगर कंपनी लॉ में डिविडेंड प्रोहिबिटेड है, देखो गलत बात, ये गलत बात की ना तुमने, हर्ट करने वाली। कंपनी लॉ में डिविडेंड प्रोहिबिटेड नहीं है क्योंकि कोई शेयर होल्डर ही नहीं है। क्रक्स है ना उसका कि जब शेयर होल्डर ही नहीं है तो डिविडेंड कहां से हो गया आगे? तो ये रिस्क हो सकता है। नहीं नहीं यार देखो, वो कह रहे हैं कि भाई मैं ये रिस्क लिख दूं, देयर रिस्क ऑफ पेइंग डिविडेंड। अबे डिविडेंड तो हो ही नहीं सकता, एक चीज है ही नहीं, पैसे निकल ही नहीं सकते, वो पैसे सिर्फ एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस होंगे तो यहाँ पे ये रिस्क जानी अप्लाई नहीं होता। हाँ, अगर इनको जो लिखना है ना, मैं आपको सिखाता हूँ, इनका इसके सवाल के जवाब मैं एड्रेस करता हूँ आदिल के। सुनो, आपको ये लिखना चाहिए, अभी मैं रिस्क पे आता हूँ उस पर। हाँ, हो सकता है कि जिस मकसद के लिए एनपीओ बनाओ वो पैसे उस मकसद के लिए यूज, ये एक इनहेरेंट रिस्क है। अगर मैं बात समझा पाया, ये एक इनहेरेंट रिस्क है कि एनपीओ जिस मकसद के लिए बना है वो मकसद पे पैसे खर्च। अच्छा, अब एक चीज पे आता हूं मैं, पहले इनका सवाल एड्रेस करूं। सर, एनपीओ को डिफरेंट टाइप्स की इनकम भी तो मिलती है उसमें। हाँ, अभी उस पर आते हैं, उसी पे आ रहा हूं मैं। सही है, पहले बताओ ये टैक्स एग्जेम्पशन वाली बात क्लियर है? अच्छा, एक और चीज है, बाज़ औक़ात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि मैं आपके एनपीओ को एग्जेम्पशन देती हूं सब्जेक्ट टू कि आप जो भी अखराजात करेंगे ना, लेट से आपने लोगों के लिए मेडिसिन खरीदी तो आपने किसी दुकान वाले को पैसे पे किए होंगे या कंपनी को, किसी भी फार्मास्यूटिकल को। आप जब उसको पैसे पे, ये मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुननी है। आपने जब उसको पैसे पे किए होंगे तो गवर्नमेंट ने कहा आप उसका टैक्स विथहोल्ड करेंगे, उसकी इनकम को समझ के। उसको हम कहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स। क्या कहते हैं? अच्छा, तो ये गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई है कि अगर आपने लोगों को पेमेंट्स करते हुए उनकी पेमेंट की अमाउंट का एक 5% काट के मुझे दे देना है, कि वो टैक्स तो बाद में जमा कराएगा, मेरा कैश फ्लो चलता रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने 50,000 की मेडिसिन खरीदी है तो मैं मेडिसिन डेबिट करूंगा 50,000 से, पेएबल क्रेडिट करूंगा 50 से। जब मैं उसको पे करूंगा तो पेएबल खत्म करूंगा 50 से, पे करूंगा उसको 50,000 का 95%। कितना आता है? 47.5, 47,500। अच्छा, फिर बाकी मैं रख दूंगा पेएबल टू गवर्नमेंट। उसके पैसे मैंने रोक लिए, उसके पैसे मैंने, अच्छा वो पैसे उठा के मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा। सामने मेडिसिन कंपनी कहेगी भाई ये क्या हिसाब किताब है? गवर्नमेंट क्या कहेगी उसको, जब तुम अपना टैक्स रिटर्न फाइल करोगे ना, जो भी तुम्हारा टैक्स बनेगा उसमें से ये एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। तो रेदर देन तुम साल के आखिर तक मेरे पैसे फंसा के रखो, मैं ऐसे लेता रहता हूँ लोगों से, और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट जमा हो जाता है। अब मुझे बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि ये एनपीओ वो पेमेंट डिडक्ट करना रह जाए? आया नहीं? क्योंकि एक ट्रांजैक्शन होती है, हजारों होती हैं। अच्छा, तो अगर ये ब्रीच हो गया इससे और ये गवर्नमेंट को पता लग गया तो क्या इसका टैक्स एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगी? तो यहां पे क्या रिस्क होगा? देयर इज अ रिस्क दैट द एनपीओ माइट नॉट कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ डिडक्टिंग विथहोल्डिंग टैक्स। तो सिचुएशन से उठा के लिंक करना, आपको पता होना चाहिए ये नहीं किया तो मेरा जो एग्जेम्पशन है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। पहले बताओ कहानी समझ आती है यहां तक? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, बात समझ आती है जल्दी से? अच्छा, मुनीब कह रहे हैं सर ये कंट्रोल रिस्क है, मेरे ख्याल से इनहेरेंट है। ये जो पेमेंट ना डिडक्ट करना इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल है? इनहेरेंट है। कंट्रोल तो ये है कि कोई देख के पेमेंट नहीं करता, कोई रिव्यू नहीं करता पेमेंट करने से पहले कि भाई टैक्स काटा या, यानी फॉर एग्जांपल मैं इस पे कंट्रोल लगा दूं एक कि यार जो भी पेमेंट होगी तेरी जिम्मेदारी है,
कि तुझे देखना है मंगवाया माल कितने का था और डिडक्ट कितना किया, और फिर चेक बनना चाहिए, अदरवाइज बनना। तो अब क्या लगा दिया इस पे, तो कंट्रोल रिस्क खत्म हो गया। तो क्या रिस्क अभी एग्जिस्ट नहीं करता, इनहेरेंट करता है, पर उसकी ओवरऑल सिग्निफिकेंस, क्योंकि कंट्रोल्स मौजूद हैं। अगर कंट्रोल भी फारेग हो, चलो बात से बात निकालते हैं, सर ये कंडीशंस कहीं मेंशन्ड है यार, ये कंडीशंस या मेंशन्ड है, मतलब बुक में भी लिखी हुई हैं, सही है। तो वैसे ही तुम्हें बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, सुने, बुक में लिखी हुई है, बुक में सब है, जानी देखो है इसमें, एनपीओ का अलग से किस्सा है इसमें। हाँ बुक ही नहीं है, वेरी गुड, अरे आई हुई अंदर आ गई है, तो ये क्या खुद प्रिंट कराई है इन लोगों ने, अभी पूछ, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। अच्छा भाई बुक में है, देख लें, 1 मिनट होगा, है ऐसा नहीं कहते, है होगा, है भाई है, पेज नंबर 2122 पे, ऐसा ही है ना। अच्छा हम अभी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं वो रिस्क वाला ही है ना, तो हम दुनिया जहाँ के रिस्क एक जगह करें इसमें एनपीओ भी है, तो उसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं, सही है जी। कुछ एडिशनल बता देता हूँ तो वो ऊपर लिखनी है आप लोगों ने, सही है जी। चलें ओके, अभी हम प्रैक्टिस का पार्ट बनाएंगे कि बुक से अलाइन रहेंगे, कि मैंने इसी सीक्वेंस में डिज़ाइन की हुई ना बुक, आगे सुने, क्योंकि देखिए सारी बातें आपको पेपर के वक्त रिवाइज करनी है और प्रैक्टिस कर करके रिवाइज होंगी वो। चलें आगे सुनते हैं, बात से बात निकालते हैं। आपको ये रिस्क था ना कि पेमेंट डिडक्ट ना हो, तो इसकी एग्जाम्पशन खत्म हो जाएगी, ऐसा है, यही रिस्क है ना। अब इस पे सोने पे सुहागा, वापस से इकरा यूनिवर्सिटी के बच्चे को ले आते हैं, सही है, वैसे ही समझने के लिए। वापस से हमने ये कहा कि इकरा यूनिवर्सिटी का बच्चा इंटर्नशिप करना चाह रहा है, कोई बड़ी कंपनी तो दे नहीं रही उसको, छोटी कंपनी भी कटा रही है, उसने बोला चलो भाई एनपीओ के लिए पैसे कलेक्ट किए थे वहीं काम कर लेता हूँ, वहाँ पे एज अकाउंटेंट लग गया। तो मेरे को लगता है अकाउंटिंग बड़ी अच्छी होगी, उसके डेबिट्स भी सही होंगे और क्रेडिट्स भी सही होंगे, ऐसा है। अब उसको मेरे ख्याल से आई थिंक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तमीज़ नहीं होगी 100%, उसको नॉर्मल डेबिट क्रेडिट नहीं आता भंगी को, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ क्या करेगा। अब बात से बात निकालते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ क्या कहते हैं ना, एक एक करके रिवाइज करते हैं, जिसको नहीं आता उसको सिखा देते हैं। कोई बंदा अगर बोलता है कि आपने ये पैसे 2 साल के लिए खर्च करने हैं, तो वो कैश डेबिट करके डेफर्ड हो जाता है, डेफल मेथड। और जैसे 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 प्लीज सुनिएगा, जैसे जैसे वो पैसे खर्च होते हैं वैसे वैसे ये इनकम बनती है। क्या इस अकाउंटिंग की तमीज उसको होगी जो कि नॉन क्वालिफाइड बंदा है? नहीं। तो इससे हम ये कहें मुझे लगता है कि अगर अनक्वालिफाइड अनप्रोफेशनल विद लीस्ट एक्सपीरियंस बंदा अगर एनपीओ में होगा, जो कि होते हैं, क्योंकि एनपीओ बोलता है कि भाई हम तो हैं ही नॉट फॉर प्रॉफिट, किसी को भी जगह दे दो काम कर लो, तो क्या इसमें रिस्क ऑफ एरर हो सकता है? एक जगह या बहुत सारी जगहों पे? बहुत सारी जगहों पे। तुम कैसे कह रहे हो? क्योंकि सर आप देखें ना यूनिवर्सिटी कौन सी है, सही है। अच्छा वो तो मजाक अपनी जगह, बट कहने का मतलब यह है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, सबको पता है कि वहाँ पे जिसका कहीं नहीं जाना उसको इकरा जाना है, सही है जी। खैर अब आगे सुने, हाई चांसेस ऑफ एरर हो गया। अब एक और चीज़ बात से बात निकालते हैं। आपको क्या लगता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी कहानियाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा बंदे रखना अफोर्ड कर सकती है? एक्सपेंस ज़्यादा, अभी आपने बताया कि कंट्रोल करना है, एक्सपेंस ज़्यादा नहीं हो सकता। अब सुनो, अब एनपीओ एक्सपेंड होता है, अब एक ही बंदा रखा हुआ है जो पैसे कलेक्ट कर रहा है, बैंक में जमा करवा रहा है, बैंक रिकन्सिलिएशन बना रहा है कि मेरे पास पैसे आए, जमा हुए या नहीं हुए, अनप्रेजेंटेड अनक्लियरेंट अकाउंटिंग भी कर रहा है। एरर के चांसेस हैं, क्यों? लिमिटेड स्टाफ। इसकी बेहतरीन एग्जांपल यूं भी लेते हैं ना, प्लीज सुनना। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि अगर जैसे आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फ्लो जो होता है बच्चों का दिन का 100, 150, 110 ऐसा चलता है। अब एक ही बंदा रखूं मैं जो फीस भी कलेक्ट करे, पोर्टल भी इशू करे। अब मेरी बात को सुनना है, कनेक्ट करना है यहाँ से, भाई अहम बात बताने वाला हूँ। फीस भी कलेक्ट करे, पोर्टल भी इशू करे, बच्चों के एडमिन इशूज़ भी देखे,
तो पॉसिबल है या गलतियां होंगी? अच्छा आप आगे सुने, गलतियां होंगी, प्लीज 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 फोकस के साथ आगे सुनिएगा। अगर यहां पे गलतियां होंगी तो यहां पे फ्रॉड भी हो सकता है। कैसे? सुनना, अगर मैंने एक ही बंदे को फीस कलेक्ट करने के लिए और पोर्टल के एक्सेस देने के लिए रखा है, फीस कलेक्ट करने के लिए, तो कहने का मतलब यह है कि मैं उसको एक्सेस दे दूंगा, फीस चार्ज कर लूंगा, फीस कलेक्ट करूंगा और वो कर दूंगा। अच्छा रीजन क्या है? सुनना, इसका रीजन ये है कि सब मेरे कंट्रोल में। अब अगर मैं इसको दो हिस्सों में ब्रेक करूं, फीस कलेक्ट करने वाला अलग है, पोर्टल देने वाला, यानी पोर्टल वाले के पास जब बच्चा जाएगा पोर्टल इशू करवाने के लिए, वो बोलेगा पर्ची देगा, पैसे आए या, और फिर तीसरा बंदा रखा हुआ है जो इन दोनों की रिकंसिलिएशन बनाता है। सुनो क्या वो बोलता है? पोर्टल कितने इशू हुए, रसीदें कितनी बनी, आपस में क्या करता है वो, और फिर देखते हैं कैश इतना पड़ा हुआ है यार, ये हमने लगाया कंट्रोल। ये क्या लगाया? अगर ये सारी चीजें गायब कर दो, एक ही उसी बंदे को बोलो तू आखिर में रिकंसाइल कर लियो, क्या वो गलती निकालेगा? क्यों? सब उसी के कंट्रोल में। इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। क्या कहते हैं? हर बंदे की ड्यूटी अलग होनी चाहिए थी, जबकि सारी ड्यूटीज किसको मिल गई? एक को। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है? ऑनलाइन में लोग प्लीज बताओ बात समझ आ रही है जल्दी से? इस्लामाबाद जानी अभी तो नहीं, बट ये कि एजीएम में जाऊंगा एक दिन के लिए, बता दूंगा मैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बात समझ आती है? पक्की बात है? अच्छा तो क्या हम ये लिख सकते हैं जहां पे लिमिटेड स्टाफ होगा वहां पे लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होगी? क्या होगा? लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब होता है कि जो ड्यूटी अलग अलग लोगों को परफॉर्म करनी चाहिए उसमें लैकिंग है, वो अब हर बंदा अपनी अपनी परफॉर्म एक ही बंदा कर रहा। तो यहां पे फ्रॉड और एरर के चांसेस। अब इसको यूं देखो ना, एनपीओ में पैसे जमा हुए, उसी बंदे के पास पैसे आए, उसी ने रिकॉर्ड करना है, तो वो बोलेगा ना आए हैं ना रिकॉर्ड हुए हैं, है या नहीं है? ना आए हैं। और अगर ये इंसान का बच्चा भी हो, शरीफ भी हो, उस पर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आए हैं डेफर करने थे, इनकम बुक कर ली, है या नहीं? आए हैं डेफर करने, क्या बुक कर ली? तो कहानी में समझ आता है कि क्या इश्यूज हो सकते हैं किसी एनपीओ के अंदर। अच्छा अगर अनक्वालिफाइड स्टाफ में किसी ऑर्गेनाइजेशन में रखूं, वहां पे भी ये वर्ड होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू शुड ओनली कीप ऑन फोकसिंग दिस रिस्क इन द एनपीओ। कहीं और ऐसे फारिग एम्प्लॉय होंगे तो वहां पे भी रिस्क ज्यादा होगा। सही है? आगे सुने, एक आखिरी चीज, फिर ये रिस्क वाला एनपीओ वाला हिसाब किताब खत्म। आगे मुझे एक बात बताओ, एक बंदा तुम्हें पैसे दे रहा है कि बोलना है भाई ये वैक्सीन पे खर्च करना है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? आगे सुने, जब स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन होती है ना तो आपने पैसे वो वहीं खर्च करने हैं, ऐसा है? तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये रिस्क हो सकता है कि आपने उसको वहां खर्च ना किया हो जबकि दूसरी जगह कर लिया हो? अच्छा ये आपको पता है रिस्क क्यों है? क्योंकि वो डोनर जो है आपसे पैसे वापस मांगेगा, फिर वो बोलेगा जब तुझे मैंने कहा है कि यहां इस्तेमाल करने हैं तो यहां पे क्यों नहीं किए, मेरे पैसे वापस दो। तो क्या फंड की ऑब्लिगेशन बनती है? तो आप मुझे बताएं, जब भी ऐसे किसी एनपीओ में जाओगे जहां पे स्पेसिफिक डोनेशंस हो, कौन से हो, तो वहां पे रिस्क ऑफ मिसयूज हो सकता है कि डोनेशंस माइट हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज नॉट बीन गिवन, फॉर विच। एक आखिरी चीज क्लोज, जितनी मेहनत की है वो आखिरी चीज भी सुन लेते। पहले बताओ ये वाला वो समझ आया ना मसला, कि गलत जगह पे यूज कर लिए पैसे जबकि करने, तो स्टिल दिस हैज टू बी द लायबिलिटी ऑफ द फंड, ना कि इनकम, क्योंकि वो वापस करने पड़ जाएंगे आपको। आगे सुने, एक और वेरी गुड, मिस क्लासिफिकेशन ऑफ फंड, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। आगे सुने, आखिरी चीज, क्या डोनेशन इन काइंड मिल सकता है? एक एनपीओ है, उसको कहा कि यार ये तो लैंड मेरे पास है, मैं चैरिटी कर रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ लैंड, ये लैंड हो सकता है? तो मुझे बताओ वो लैंड एनपीओ के नाम पे आ गई, लैंड हो गई डेबिट, अब उसको करना होता है इनकम को क्रेडिट, क्योंकि बैठे बैठाए लैंड मिल गई ना फ्री में। यहां पे अब जो फेयर वैल्यू बात बच्चा कहता था ना, मैंने कहा आगे जाके सिखाता हूं, यहां पे रिस्क है कि मैं फेयर वैल्यू ज्यादा से ज्यादा दिखाऊं, लैंड की मार्केट वैल्यू, लैंड की हर कोई बोली अलग लगाता है ना, इसलिए इतनी की लैंड, इतनी की लैंड, इतनी की लैंड। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क होता है कि जब आपको कोई ऑब्वियसली एक
नॉन कैश एसेट देके जाता है, यानी इसको हम कहते हैं डोनेशन इन काइंड। क्या कहते हैं? तो डोनेशन इन काइंड की फेयर वैल्यू वो ज्यादा रिकॉर्ड करेगा ताकि उसकी वैल्यू ऑफ लैंड ज्यादा है, और अल्टीमेटली मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गेन, तो अल्टीमेटली इतना बड़ा सरप्लस दिखेगा। तो ये किसी डोनर को अप्लाई करेगा, बोलेगा देख भाई हमारा सरप्लस देख, जबकि वो एक फेक इनकम होगी, जबकि उसकी वैल्यू उतनी बनती नहीं होगी। तो क्या हमें हमेशा डोनेशन इन काइंड में ये रिस्क रहेगा कि उसकी वैल्यू सही ना हो? देयर इज अ रिस्क that donation in kind might not have been recorded at the appropriate value. लिख लो अपने पास, there is a risk that donation in kind might not have been recorded at the appropriate value. हाँ जी, बात समझ आती है यहां तक? तो ये वो सारे रिस्क थे जो आपके पर्टेन करते थे ऑल टुगेदर किससे? एनपीओ से। There is a risk that donation in kind might have been recorded at incorrect value. क्लियर है? अच्छा, अब ये देख लें, ये सारी चीजें मैंने यहां पे इस डब्बे में लिखी हुई हैं। बैंकिंग चैनल, डोनेशन बॉक्सेस थ्रू कियोस्क, इनएक्सपीरियंस और लिमिटेड स्टाफ, दोनों बातें समझ आती हैं? देखो नीचे डोनेशन बॉक्सेस में रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट, वो देखो वहां पे लिमिट ऑन एडमिन एक्सपेंसेस, कंडीशंस फॉर विथहोल्डिंग, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, पर ये सारी बातें मैंने तुम्हें कहानी में सिखाई हैं। क्लैरिटी है? अच्छा प्लीज इसका एक सवाल दे रहा हूं मैं तुम्हें, ये 10 नंबर का है, पास पेपर का है, करके आना है। सही है जी? मैं इसको भेज रहा हूं तुम्हें अभी। सही है जी? तो प्लीज ये करके आना ताकि हम इसको अगली क्लास से फिर आगे लेके चलें। सही है? पास पेपर का करके आना है, हम डिस्कस करेंगे। चलें, ओके, थैंक यू।